ये है अम्बाला शहर में सेक्टर 68 में स्थित श्री शनिदेव जी का मंदिर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर निधि कंसल, नेचुरोपैथी की एक्सपर्ट, और सभी मंदिरों के दर्शन आप सबको कराना, खुद दर्शन करना और यहाँ पे बैठ के कृष्णांश कथा कराना, अन्यानी हवन करना, ये मेरा रोज का काम है। हर रोज मैं आपको अम्बाला शहर के किसी एक मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। श्री शनिदेव जी के मंदिर में यहाँ श्री शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित है और यहीं पे आज की कृष्णांश कथा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले शुक ज्ञानिता यानी कि धरती माँ और अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ अपनी नाड़ी को जोड़ने के लिए इस पोयम को गाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। बहुत ही हैरान करने वाला विषय है। यहाँ पे राहु जी और केतु जी की मूर्ति स्थापित है, जिससे मुझे याद आती है सतयुग के समय की ये घटना, जब राहु और केतु का जन्म हुआ था। मैं जन्म यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राहु नाम के एक राक्षस थे। राक्षस एक योनि का नाम है। जैसे 84 लाख योनियां, टाइप ऑफ फिजिकल बॉडीज, किस तरह के शरीर हो सकते हैं, वो कुल मिला के 84 लाख तरह के डिजाइन पॉसिबल हैं, जिसमें से एक योनि होती है राक्षस योनि, यानी कि राक्षस का शरीर, जिनका काम होता था रक्षा करना। लेकिन किसी वजह से देवताओं और राक्षसों के बीच में मनमुटाव रहता था और जो एक डिस्टरबेंस का कारण बनने लगा था पूरे ब्रह्मांड के लिए। तब विष्णु जी, जो कि पालन करता है और उनका ये काम है इंश्योर करना कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, कुछ भी डिस्टर्ब ना हो, तब विष्णु जी ने ये इंश्योर करने के लिए ये प्रस्ताव रखा कि समुद्र मंथन किया जाए। देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन मीन्स जैसे आपने देखा होगा दही को बिलोया जाता है, तो उस समय अगर आप दही में चम्मच मार के देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन जब उसको बिलोया जाता है, दही को लगातार मथा जाता है, उसमें कुछ गाढ़ापन जैसे मलाई है, तो कुछ समय बाद उसमें से मक्खन ऊपर आकर तैरने लगता है। कहाँ से आया वो मक्खन उस दही में? वो उसी समय बना है। इसे कहा जाता है अवयव। अवयव यानी कि जो अब बन गए हैं, पहले नहीं थे, लेकिन एक प्रोसीजर को फॉलो करने से वो बन गए। इसी तरह से समुद्र मंथन से बाहर आए कुछ अवयव जो कि पूरी सृष्टि के लिए जरूरी थे। जैसे समुद्र मंथन से बाहर आए धन्वंतरी जी, जिनके हाथ में था अमृत का कलश, और बाहर आई लक्ष्मी जी, जो कि महाशक्ति, महाकाली की जो शक्तियां हैं उसमें कमला का जो रूप हुई वो थी लक्ष्मी। और लक्ष्मी ने वरा विष्णु को अपना पति। यहाँ ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि विष्णु ने अपना पत्नी नहीं माना था लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने पति माना था विष्णु को। विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हुआ
ऐसा कोई उल्लेख आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी बताता है ये घटना कि स्त्री चुनती है अपना पति, स्त्री पहचानती है कि मुझे इस पुरुष से विवाह करना है। अब पुरुष उसकी योग्यता देखकर ये डिसाइड करता है कि इस कन्या से, इस स्त्री से विवाह करना है या नहीं करना है। तो लक्ष्मी जी आई बाहर, विष का एक कलश आया। अब इस विष का क्या करें, क्योंकि जो विष में से रेज आ रही थी वो डिस्टर्बिंग थी, इसलिए पूरे ब्रह्मांड के लिए जैसे तेजाब होता है, तेजाब में से जो फ्यूम्स बाहर आती हैं वो डिस्टर्बिंग हो सकती हैं सभी के लिए, उनसे एलर्जी हो सकती है, आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि विष से, जो विष का घड़ा आया था उसमें से किस तरह की फ्यूम्स आ रही होंगी। और जब अमृत का कलश आया तो सभी में आपस में झगड़ा होने की, युद्ध होने की नौबत आ गई, क्योंकि सबको ये लगा कि हम इसको पीकर अमर हो सकते हैं। अमर हो सकते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन विष्णु जी का काम ये था देखना कि कोई भी ऐसी अनडिजायर्ड सिचुएशन ना बने। इसलिए विष्णु जी ने रूप धरा। यहाँ समझना जरूरी है कि अवतार और रूप में फर्क होता है। रूप इज आपने ही अपना रूप बदल लिया, जिसको आज हम फैंसी ड्रेस कह सकते हैं। लेकिन जब हम इनके रूप बदलने का बात करते हैं तो विष्णु जी ने रूप बदला, मीन्स उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने लड़की के कपड़े पहन लिए, उन्होंने रूप धरा मोहिनी का, जिसको आज मोहिनी अवतार कहा जाता है विष्णु का। और मोहिनी रूप जो बहुत ही अट्रैक्टिव रूप था, उसमें उन्होंने फीमेल के अट्रैक्शन और फीमेल का त्रिया चरित्र, यानी कि वो किस तरह से यूज कर सकती है अपने टैक्टिक्स को अपना परिवार संभालने के लिए, ये दिखाया विष्णु जी ने मोहिनी रूप में। मोहिनी रूप में उन्होंने कहा फीमेल बनकर कि क्यों लड़ते हो, तो सबने कहा कि ये अमृत हमें चाहिए। तो मोहिनी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लाइन बनाकर बैठ जाओ, एक तरफ दानव बैठ जाओ, एक तरफ देवता बैठ जाओ, और मैं सबको बांट दूंगी। तो सब उसके रूप से इतना अट्रैक्ट हो गए कि सबको लगा कि इसकी बात मान लेनी चाहिए, और चुपचाप बैठ गए। अब मोहिनी जो कि एक्चुअली विष्णु थे, उन्हें ये बात पता थी कि देवताओं को अमृत देना है, राक्षसों को नहीं देना, ये डिसाइड वो कर चुके थे। तो उन्होंने देवताओं की तरफ अमृत छलकाना शुरू किया और दानवों की तरफ वो नहीं छलका रहे थे। एक राक्षस राहु नाम का इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट था कि वो ये बात भांप गया, उसको ये समझ आ गया कि ये उधर छलकाती है, इधर नहीं छलकाती। विष्णु रूप में मोहिनी जो सृष्टि के लिए जरूरी था वो कर रही थी, जो उनको लगा कि सबके लिए उचित है, सिर्फ देवताओं के लिए नहीं, सर्वोचित जो है वो कर रही थी। लेकिन राक्षस राहु को लगा कि मुझे भी ये अमृत चाहिए ही चाहिए, और वो भी रूप बदलकर देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गए। अब मोहिनी आगे छलकाती जा रही थी अमृत को, एक बूंद राहु को भी मिल गई, और जैसे ही राहु को अमृत मिला, विष्णु को ये समझ आ गया, जो कि अभी सिक्स्थ सेंस भी थी उनके पास, क्योंकि वो फीमेल रूप में थे, और सिक्स्थ सेंस से फीमेल समझ पाती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, या उसके द्वारा जो राहु और केतु ही लगाते हैं, यानी कि राहु ग्रहण और केतु ग्रहण ही हैं जो डिस्टरबेंस लाने का कारण बनते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सभी तरह के प्लैनेट्स, राहु और केतु एक प्लैनेट की तरह ब्रह्मांड में घूमने लगे, और उनकी एनर्जी आपको, मुझको, सबको इफेक्ट करती है। किसी किसी को केतु ग्रहण जन्म से ही हो सकता है, होता है किसी किसी को, और अगर किसी की लाइफ में केतु ग्रहण होता है तो बार बार उसकी लाइफ में डिस्टरबेंसेस आती हैं, बार बार उसके द्वारा ऐसी एक्टिविटी या ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि उसका या तो करियर डिस्टर्ब हो जाएगा,
या परिवार डिस्टर्ब होगा। सारे एफर्ट्स के बाद भी डिस्टरबेंस खत्म नहीं होती है अगर परिवार में, लाइफ में, तो हो सकता है आपको केतु ग्रहण डिस्टर्ब कर रहा हो, जिसका समाधान अब शुक्राचार्य ज्योतिष में अवेलेबल है। अब मैं आपको ये सब बता कैसे पा रही हूँ। मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं नेचुरोपैथी की एक्सपर्ट हूँ और नेचुरोपैथी के डॉक्टर होने के नाते मुझे तत्वों के बारे में पढ़ाया जाता है, शरीर के एनाटॉमी, शरीर की संरचना बताई जाती है और मेरा काम क्लिनिक चलाने के नाते यही है कि मैं बीमारियों से कैसे बाहर आना है इसमें आपकी मदद करूं, आपको गाइड करूं। लेकिन बीमारियों का रूट कॉज, बीमारियों का जड़ जब मैंने समझने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत ही कम उम्र से, शायद 17-18 वर्ष की उम्र से ही मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने लगी थी और ये समझने का प्रयास करने लगी थी कि समाज में, परिवार में, लाइफ में डिस्टरबेंस का कारण क्या है। मुझे एक रीजन समझ आता था, बीमारियां। दूसरा रीजन मुझे समझ आया कि रिलेशंस में बीमारियां आ जाती हैं और वो डिस्टर्ब करके रखती हैं बहुत ज्यादा। आप तनाव में रहते हैं, बीमार रहते हैं, एंजॉयमेंट नहीं रहता, आनंद नहीं रहता, मरने का मन करता है। उसकी अनलिमिटेड डिस्टर्बेंसेस आती हैं रिलेशंस के डिस्टर्ब होने से। ये बात मैंने उस दौरान समझी जिन दिनों में कंप्यूटर्स की फील्ड में अपना करियर बना रही थी। मैंने एमसीए किया, उसके बाद मैंने एमटेक किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मैं एमसीए में गोल्ड मेडलिस्ट थी। मैंने एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मैं ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हूँ और वही मेरा क्षेत्र है, नेटिव एरिया मेरठ, गाजियाबाद। मेरे परिवार उधर के एरिया का ही बिलोंग करता है और वही मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई। तो मैंने एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से, गाजियाबाद से जब एमसीए किया और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की, मेरा मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैंने गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि मैं टॉपर रही अपने कॉलेज की। उत्तर प्रदेश में मेरी 3rd रैंक आई एक सेमेस्टर में, यानी कि तकरीबन 5000 बच्चे जो एमसीए कर रहे थे उस दौरान, उनमें मैं 3री रैंक पर आई, क्योंकि मेरा समझने में इंटरेस्ट था और जो भी मुझे मौका मिलता था मैं समझती थी। ये उस टाइम की बात है जब मेरी उम्र 20-21 साल रही होगी या 22-23 साल। तब मैं इधर तो सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर ये समझ रही थी कि रिलेशंस की हेल्थ क्यों डिस्टर्ब होती है, उधर मैं ये समझ रही थी कि कंप्यूटर से हम अपनी डे टू डे लाइफ को कैसे इजी बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया टेक्नोलॉजी में, एमटेक किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना काफी नहीं है, आपको क्वालिटी इंप्रूव करना जरूरी है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना जरूरी है और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, ये गारंटी के लिए आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको रिस्क एनालाइज करना पड़ता है कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट करके रखना है। आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशंस देखने होते हैं कि आप डेटा कहाँ से लेंगे, कई एस्पेक्ट्स में हमें ध्यान रखना होता है और वो मैंने पढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, जो कि जयपुर के पास एक यूनिवर्सिटी है महिलाओं के लिए, बनस्थली विद्यापीठ, वहीं से मैंने एमटेक किया। उसके बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, कैंपस रिक्रूटमेंट मेरा हुआ। मैं फिर से नोएडा आई और वहां पे रह के मैंने ये समझा कि सेटिस्फैक्शन जीवन में से पूर्णतः गायब है। जिनके फैमिली रिलेशंस में डिस्टरबेंस नहीं है, जैसे जिनकी उम्र अभी 24 साल 25 साल है, जिनका करियर अभी शुरू हुआ है, जो अभी कॉलेज से बाहर ही आए हैं, वो भी अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हैं। जो 3 साल से ऑफिस में काम कर रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई है, वो भी अपनी लाइफ से परेशान हैं। जिनकी शादी हो चुकी है या जो अपने करियर में अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, वो भी डिससेटिस्फाइड हैं। तब मुझे समझ आया कि पूरी सोसाइटी में डिससेटिस्फेक्शन नाम का इन्फेक्शन वायरस की तरह फैल गया है। आप कोरोना वायरस को कहते हैं। मैंने 25 की उम्र में समझ लिया था कि डिससेटिस्फेक्शन से बड़ा वायरस है ही नहीं सोसाइटी में, जिसके कारण अनगिनत हैं। आपको पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, इसका डिससेटिस्फेक्शन है। आपके शरीर की संरचना ऐसी क्यों है, आपको
इसका डिससेटिस्फेक्शन है। आपके पेरेंट्स अंबानी क्यों नहीं है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, इसका डिससेटिस्फेक्शन है। उसके अनगिनत कारण है, जितने स्टार्स नहीं होंगे आसमान में, जितने उससे ज्यादा कारण है डिससेटिस्फेक्शन के। मेरा विवाह हुआ, मुझे फॉरेन जाने का मौका मिला, यूरोप देखने का मौका मिला, तब मैंने ये समझा कि लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं, जो यूरोप का कल्चर है, वो डिसिप्लिन पर बेस्ड है। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड थी और एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में मेरी बचपन में पढ़ाई हुई, जिसकी वजह से मैं समझती थी इंग्लिश कल्चर क्या है और इंग्लिश कल्चर में डिसिप्लिन का मतलब क्या है। और वही डिसिप्लिन मैंने वहां देखा यूरोप में, जिससे मुझे ये समझ आया कि आप बाहर से दिखने में अच्छे हो सकते हैं, सभ्य लग सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, लेकिन आप फिर भी जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ हो, क्योंकि वहां भी फैमिली रिलेशंस की डिस्टर्बेंस थी, वहां तो और भी ज्यादा थी। वहां तो लड़कियां प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती थी, यानी कि वहां माँ बनना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी मेल्स और फीमेल्स को। मैं खुद माँ बनी वहीं पे, तो जब मैं डॉक्टर के विजिट किया, अपने जानकारों को बताया, तो वहाँ एक बहुत बड़ी बात थी कि अब आप माँ बन रही हैं, क्योंकि वहाँ की हेल्थ प्रॉब्लम्स, वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से या और जो भी कारण रहे, उसकी वजह से अगली जनरेशन का आना ही एक मुसीबत बन चुका है। अगली जनरेशन कैसे आएगी, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी पीछे हम जापान के बारे में भी ये सुन रहे थे, जापान भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि वहाँ बुजुर्गों की उम्र ज्यादा है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, यंगस्टर्स की कम है। अब उनके राष्ट्र में उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने देश को विकसित तो बना लिया, लेकिन परिवार का इसका विकास हो नहीं पाया। अब हुआ ये कि परिवार में बुजुर्ग तो हैं, बच्चे हैं ही नहीं, यंगस्टर्स हैं ही नहीं, टीनेजर्स हैं ही नहीं, बहुत कम है। यही प्रॉब्लम अब चाइना फेस कर रहा है। चाइना ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे एक ब्रेक लगाया, और परिणाम क्या हुआ, जो लोग थे 20 साल पहले, जो 40 की उम्र के थे, वो अब सीनियर सिटीजन बन चुके हैं। लेकिन उन्होंने क्योंकि और संतान नहीं पैदा की, तो यंगस्टर्स उनके पास नहीं है। अगली पीढ़ी, अब उनका राष्ट्र कौन संभालेगा, उनकी संस्थाएं कौन संभालेगा, उनके फैक्ट्रीज कौन संभालेगा, यही एक चैलेंज बना हुआ है। जबकि ये प्रॉब्लम, ये समस्या अभी हमारे भारत के सामने नहीं खड़ी है, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर प्रधान देश रहा है, और यहाँ ओवरऑल इम्यूनिटी का लेवल, हेल्थ का लेवल अच्छा रहा है। इसलिए मैं अपने आसपास अभी देखती हूँ कि इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे लिए एक चैलेंज बन गया हो परिवार को आगे चलाना हेल्थ के मामले में या जन्म के मामले में। लेकिन अब एक और दूसरी प्रॉब्लम जो हमारा भारतीय समाज फेस कर रहा है, वैसे तो ये वैश्विक समाज की प्रॉब्लम है, ग्लोबल कम्युनिटी की प्रॉब्लम है। दरअसल मैंने अभी 2019 में लोकसभा चुनावों में भी पार्टिसिपेट किया था, और लोकसभा चुनावों में मेरा जाने का कारण ही ये था क्योंकि मैं लोगों को, उन मुद्दों को लोगों के सामने रखना चाहती थी जो एक्चुअली हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, बजाय इसके कि उस सरकार ने इतना घोटाला किया, या उस मंत्री ने दूसरे मंत्री को कितनी रिश्वत दी, या किसने किसके लिए क्या शब्द कहे, या कौन से हीरो ने कौन सी हीरोइन के साथ अफेयर किया। बजाय इसके हमें ये समझने का एफर्ट करना होगा कि क्या मैं एक हेल्दी बुढ़ापा अपने लिए कमा रही हूँ, क्या मेरे बच्चे, क्या मैं इंश्योर कर रही हूँ कि मेरी फसल जिस पर मैं टाइम लगा रही हूँ, जो मैं कल्टीवेट कर रही हूँ, क्या वो एक सोसाइटी के लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट बन पाएंगे। और ये मैं कैसे इंश्योर करूँ, मैं ये तो ध्यान रख रही हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ पाएं, डिग्री ले पाएं, जॉब कर पाएं, या अपना बिजनेस सेट कर पाएं, पैसे कमा पाएं। ये हम सब ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए हम स्कूल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन बच्चा पढ़ लिख तो गया, लेकिन उसने विदेश जाकर अपनी माँ को कंकाल बनने के लिए छोड़ दिया, तो कहीं मैं अपने लिए ये फ्यूचर तो नहीं कमा रही। और ये मुद्दे सबके सामने रखने के लिए मैंने लोकसभा चुनावों का सहारा लिया, और मुझे लोगों का सपोर्ट मिला। मुझे इतने वोट मिले, शायद 800 के करीब मुझे वोट मिले थे, या 500, मैं एग्जैक्टली नंबर भूल रही हूँ। लेकिन 36 में से 12वां नंबर मेरा था। 36 कैंडिडेट्स थे, जिनमें से 12वां नंबर मेरा था।
9 फीमेल कैंडिडेट्स थी, जिसमें से दूसरा नंबर मेरा था। और जबकि मैंने कोई चुनाव रैली नहीं की थी, कोई पर्चे नहीं बांटे थे, पूरे शहर में कोई बैनर नहीं लगाया था। चंडीगढ़ में, मैं अंबाला से हूँ, अब मेरी ससुराल अंबाला में है। मैं अंबाला से हूँ, लेकिन अंबाला की सीट रिजर्व थी, मैं यहाँ से नॉमिनेशन नहीं भर सकती थी, इसलिए मैंने चंडीगढ़ जाकर नॉमिनेशन भरा। मुझे मीडिया कवरेज मिला, इंटरव्यू हुए मेरे बड़े न्यूज़पेपर्स में, जिन्होंने इस बात को सबके सामने रखा। मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया पे मैंने अपनी बात कही, लोगों को मेरी बात समझ आई और उन्हें लगा कि हाँ, मुझे एमपी बनना चाहिए। कारण उन्हें ये लगा कि मुद्दे ये हैं जो हमारे देश के लिए जरूरी हैं। राष्ट्र निष्ठा कल्टीवेट नहीं हो रही है। एक 50 साल के नेता ने करोड़ों का घपला कर लिया, उस पर मैं पूरा दिन बहस करूं, या मैं इस पे बहस करूं कि 15 साल के बच्चे में राष्ट्र के लिए निष्ठा कैसे आएगी। 10 साल के बच्चे को मैं कौन सी एक्सरसाइज कराऊं जिससे ये इंश्योर हो कि उसका कल को तलाक नहीं होगा, मेरा समाज नहीं चरमराएगा। मैं आज इस बात पे बहस करूं कि निर्भया का रेप हो गया, या मैं इस बात पे बहस करूं कि मैं 10 साल की लड़की को कैसे तैयार करूं कि वो हर तरह के क्राइम को रोक सके, अपने अगेंस्ट होने वाले हर तरह के क्राइम को रोक सके। मैं अगली पीढ़ी पर ध्यान दूं, मैं अपने प्रेजेंट पर ध्यान दूं, या पास्ट को ही रोती रहूं, उसी पर क्रिप करती रहूं और उसी में मीडिया और डिबेट्स और आर्टिकल्स लिखती रहूं। इसी मुद्दे को मैंने लोकसभा चुनावों में रखा था। और अब मैं कृष्णीष्ट मंदिर में मेरा अक्सर आना जाना रहता है अंबाला में, और कृष्णीष्ट मंदिर के माध्यम से ही मैं यहाँ तक आ पाती हूँ। कृष्णीष्ट भगवान, या अब जो समय बदल रहा है, उसको समझा मैंने। जो मेरे गुरु हैं प्रोफेसर अग्रवाल, उन्होंने समय पर रिसर्च की। मैं आपको बता रही थी अपने जीवन का सफर, जब मैंने यूरोप में ये समझा कि हेल्थ प्रॉब्लम्स और फैमिली रिलेशंस में डिस्टरबेंस ये हर जगह है। चाहे आपने अपना डेली रूटीन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रखा है, घड़ी के अनुसार आप चले हैं, चाहे आपने साफ सफाई का ध्यान रखा है, या आपने अपनी डाइट का ध्यान रखा है या नहीं रखा है, ये हर जगह है प्रॉब्लम्स। तब मैंने इनका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया, क्योंकि अब मैं एक माँ थी, मुझे अपने लिए तो अच्छा भविष्य चाहिए ही था, पर मुझे ये इंश्योर करना था कि मेरे बच्चे का भविष्य सुखद हो, हेल्दी हो। तब मैंने ये समझा इन नई टेक्नोलॉजीज को, जिनको आज हम डिजिटल लिविंग की टेक्नोलॉजीज कहते हैं। डिजिटल लिविंग यानी कि डिजीज फ्री कैसे रहना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना है जिससे मैं श्योर कर सकूं कि 80 की उम्र में भी मेरा शरीर निरोगी रहे, कौन सी टेक्नोलॉजी मैं यूज करूं जिससे मैं इंश्योर कर सकूं कि मेरे बच्चों का तलाक ना हो, डिवोर्स जर्म्स मेरे समाज को अब डिस्टर्ब ना करें, उसके लिए मैं कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करूं। ये मैंने सीखा प्रोफेसर अग्रवाल से, जो कि टेक्नोलॉजी किंग कहलाते हैं, ज्ञानवीर कहलाते हैं, जिन्होंने उन टेक्नोलॉजीज को डिजाइन किया था। जब मैंने अपने परिवार के लिए इन्हें यूज किया, इनका बेनिफिट देखा, सबसे पहले तो हेल्थ पे बेनिफिट देखा अपने फैमिली की, फिर फैमिली रिलेशंस की हेल्थ पर बेनिफिट मैंने देखा, फिर मैंने कुटुंब की रिलेशंस पर इसका बेनिफिट देखा। तब मैंने इसको सोसाइटी को बताना शुरू किया 2016 से। 2016 से मैंने पब्लिक में ये बातें बतानी शुरू की हैं, और अब मुझे 5 साल हो चुके हैं, और हजारों लोगों तक मैंने अपनी बात कई माध्यमों से पहुंचाई है। और मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि लोगों ने मेरी इस बात की इम्पोर्टेंस को समझा है। तो बात यही है कि अब या तो आप कन्वेंशनल लिविंग को फॉलो करें, अपने पुराने ढर्रे को पे ही चलते रहें, या आप डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए खुद को तैयार करें। ये मैसेज मैं स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं मदर हूँ सभी सीनियर सिटीजन्स की। मदर होने के नाते सबसे पहले मैं उनको ये बताती हूँ कि उन्हें करना क्या है, उसके बाद मैं ये इंश्योर करती हूँ कि वो अपना काम करें, उसके बाद मैं ये इंश्योर करती हूँ, देखती हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे दूर होगी, और फिर मैं उसके रिजल्ट्स एंजॉय करती हूँ। यही करती है एक माँ, और मेरा काम है सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ को रिकवर करवाना, क्योंकि अगर मैं समाज के ताने बाने को या रिलेशंस
की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सीनियर सिटीजन्स। वही हैं जो अपने पोते पोतियों को गाइड कर सकते हैं, वही हैं जो बच्चों को अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर कर सकते हैं, और वही हैं जो हमारे समाज के एक गाइड की तरह काम कर सकते हैं। गाइडिंग लाइट जिसे हम टॉर्च कहते हैं, वो बन सकते हैं इस अंधकार की ओर बढ़ते हुए समाज के लिए। और ये आप कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने का एफर्ट करेंगे तो आपकी हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही, आपकी खुद की तो हेल्थ इम्प्रूव होगी ही। तो डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए सीनियर सिटीजन्स को सबसे पहले नमो योगा की प्रैक्टिस शुरू करनी है। नमो योगा यानी कि 11 सांस श्वास योग के तरीके से, और धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल, धीरे धीरे सांस भरना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, और आपको ये 11 सांसें लेनी है हर 3 घंटे बाद। अब आज का आगे प्रोग्राम कंटिन्यू करते हुए अन्यान्य हवन का मैं दशांग सुगंध गाऊंगी, उसके बाद मैं हवन करूंगी वायु तत्व से। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा, पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा, कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने देखेरा। जय कृष्णेंद्र। अब अन्यानी हवन 29 आहुति देंगे और हवन करेंगे। 29 आहुति अश्वनी स्त्रोत की ये पोयम है, इसे मैं बोल बोल के गाऊंगी। आहुति वायु तत्व के दूंगी और 29 बार मैं इसे गाऊंगी। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम शवम शिवम।